तो हेलो प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है, लेकिन देखना है आपको पूरे अच्छे तरीके से, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 के इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसको बनाने के तरीके। कम समय में आप कैसे इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इन सभी चीज़ों को भी समझना है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आपके इंटीग्रेशन का, क्लास 12 के केसी सिन्हा बुक से भी आपका सारा क्वेश्चन मैच कर रहा है। 32 क्वेश्चन है टोटल, सभी क्वेश्चंस को बड़े ही प्यारे तरीके से देखेंगे। अगर इन सभी क्वेश्चंस को आप देख लेते हैं तो इंटीग्रेशन का, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। एक्सरसाइज आपने 14 एक्सरसाइज सॉल्व किए हैं, लगभग 400 से 500 क्वेश्चन थे टोटल। तो उन सभी को भी सॉल्यूशन का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, सभी सॉल्यूशंस किए हुए हैं। तो आप आज का सॉल्यूशन में देखेंगे सभी क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बड़े ही प्यारे तरीके से। तो चलिए प्यारे भाइयों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं हर एक क्वेश्चंस को बड़े ही प्यारे तरीके से। तो प्यारे भाइयों देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस टाइप का है, बहुत ही पेचीदा लग रहा है, थोड़ा भारी लग रहा है दिखने में। देखिए, अगर 10x का पावर 9 है माइनस 10x log ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर x प्लस x टू द पावर 10। अगर ध्यान से गौर से देखिएगा तो इसके नीचे में जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है ऊपर में अवेलेबल। देखिएगा, x का पावर 10 है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, जो भी पावर है उसको एक बार गुना में लाएंगे और पावर एक माइनस करके लिख देते हैं, वो उसका डेरिवेटिव हो गया। और 10 का पावर x, ये a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a टू द पावर log x होता है, a टू द पावर x log x। तो 10 का पावर x है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 10 का पावर x log x। ठीक है, तो प्यारे भाइयों यहाँ से जो भी फंक्शन है नीचे में उसका डेरिवेटिव ऊपर में है। ठीक है, ये माइनस में नहीं, यहाँ प्लस में है, क्वेश्चन ही मिस हो गया है, यहाँ प्लस में होगा। 10 का पावर x log 10 है और ये देखिएगा नीचे में अगर कोई फंक्शन है ऊपर में उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, डायरेक्ट से आप शॉर्टकट फॉर्मूला जानते हैं। अगर नीचे में कोई फंक्शन f ऑफ x है और उसका डेरिवेटिव f डैश ऑफ x ऊपर में अवेलेबल है तो इसका इंटीग्रेशन x के सापेक्ष क्या होगा, तो log ऑफ मोड ऑफ, और नीचे वाला जो भी फंक्शन है आपका वही हो जाता है उसका इंटीग्रल। ठीक है, और प्लस c। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रल सीधे से हो जाएगा log ऑफ मोड ऑफ जो भी है नीचे वाला फंक्शन 10 टू द पावर x और प्लस x टू द पावर 10 और प्लस c। कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन है, log ऑफ मोड ऑफ 10 टू द पावर x प्लस x टू द पावर 10, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। अगर आप चाहें तो नीचे वाले को z मानेंगे तो ऊपर वाला dz आएगा, वैसे करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको कम समय देकर के सॉल्व करना है। प्यारे भाई उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे भाइयों सेकंड क्वेश्चन भी है बहुत ही प्यारा सा, ये देखिए इसको बारीकी से थोड़ा समझिए। देखिए ऊपर में क्या दिया हुआ, sin x प्लस cos x और नीचे में है √1 प्लस 2 sin x। क्या नीचे वाले को भी साइन और कॉस के पदों में चेंज किया जा सकता है कि नहीं, चलिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा माइंड बुद्धि लगाएंगे। तो इंटीग्रल ऑफ ऊपर में देखो क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, इसको आप रहने दो। ठीक है, और नीचे जो भी रूट के अंदर में है, पूरे यूट्यूब पे आपको सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है इसका। ठीक है, अगर मिलेगा भी तो थोड़ा इधर उधर करके है, समझ में नहीं आएगा, हो सकता है। अगर समझ में आता है तो भी ठीक है, अगर हमारा वीडियो ज़्यादा समझ में आ रहा है तो कॉमेंट करके एक बार बता दो भाई। देखो 1 प्लस 2 साइन एक्स है ना, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो लिखा जा सकता है ना, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया हमने। और साइन 2x है यहाँ पे भाई, साइन 2x है, साइन 2x है, ये 2 साइन x लिखा गया यहाँ पे, ये है क्या साइन 2x। ठीक है, √1 प्लस साइन 2x। अब साइन 2 थीटा बराबर क्या पढ़े, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पढ़े है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा 2 साइन x इंटू कॉस x, इस तरीके से। ठीक है, और ये था रूट के अंदर में, इंटीग्रल किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ठीक है, ये बस हम समझाने के लिए थोड़ा सा समय ले रहे हैं। ऊपर में sin x प्लस cos x रहने दो भाई, और नीचे वाले रूट के अंदर वाला टर्म पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। थोड़ा सा यदि ध्यान देते हैं तो साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन इंटू कॉस, ये किस चीज़ के फॉर्म पर आया, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। a हो गया sin x, b हो गया cos x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin x प्लस cos x का क्या चीज़, होल स्क्वायर, इस तरीके से। और इंटीग्रल किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। देखो अब अंदर में स्क्वायर है और रूट में से अगर स्क्वायर दो के बदला में एगो निकलता है तो sin x प्लस cos x बाहर आएगा कि नहीं। इंटीग्रल ऑफ ऊपर में बच जाएंगे sin x प्लस cos x, ये तो ऐसे के तैसे ही है, और नीचे वाला रूट के अंदर में से दो के बदला में एगो निकलता है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा, निकलेगा सिर्फ sin x प्लस cos x। ठीक है, ये समझ गए होंगे। इंटीग्रल किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, सेम टर्म है, कैंसिल करके सीधे 1 का इंटीग्रल x के सापेक्ष क्या होता है, x हो जाएगा प्लस c हो जाए।
बस इतना इजी सा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। और इसका ऑप्शन नंबर बी है, बी है करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्यारे दोस्तों थर्ड क्वेश्चन भी है बहुत ही प्यारा सा। देखिए एक्स क्यूब इंटू ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर, इसका इंटीग्रल आपको एक्स के सापेक्ष चाहिए। तो देखिएगा इसमें e टू द पावर x का इंटीग्रल भी निकालना थोड़ा ये संभव नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को यदि हम z मान लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो 2x इसमें अवेलेबल है कि नहीं, तो चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। इसका इंटीग्रल, इसका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x भी होना चाहिए। तो क्या इसको हम इस तरीके से चेंज नहीं कर सकते हैं, 2 से हम भाग दे देते हैं और 2 से अंदर में गुना भी कर देते हैं, ठीक है। 2 से 2 तो कैंसिल होना ही है। और इनटू में एक्स क्यूब है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, एक बार x लिख देते हैं और एक बार में एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, तो एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और इनटू में e टू द पावर x का स्क्वायर, ये तो है ही इंटीग्रल x के सापेक्ष रहने दो। बस इस थोड़ा सा हम चेंज किए हैं, 2 से भाग किए 2 से गुना किए, ठीक है। और एक्स क्यूब को हमने तोड़ दिया x इंटू एक्स स्क्वायर में। अब यहाँ से हम एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं z, माना z बराबर क्या चीज़, एक्स स्क्वायर। तो डी जेड क्या आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा 2x dx। जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, ठीक है। 2x dx आ गया। देखिए यहाँ पर 2x और dx है अवेलेबल, इसके जगह पर dz लिख देंगे, सीधी सी बात है। 1/2 तो है ही कांस्टेंट बाहर में, तो 1/2 रहेगा ही। इसमें 2x dx के जगह पर हम रख देंगे क्या चीज़, dz। और एक्स स्क्वायर को हमने माना है z, तो ये हो जाएगा z इंटू ई का पावर z, ई टू द पावर z। और ये 2x dx किसके बराबर है, तो dz के बराबर, सीधे से। अब देखिए ये क्या आ गया अपना एल्जेब्रिक, और ये आ गया एक्सपोनेंशियल। आइलेट वाला फॉर्मूला जानते हैं ना आप, ILATE, ठीक है। इसमें एल्जेब्रिक पहले आ रहा है या एक्सपोनेंशियल, तो एल्जेब्रिक आ रहा है पहले, एक्सपोनेंशियल आ रहा है सेकेंड नंबर पे। तो पहले हम ए का काम करेंगे, पहले एल्जेब्रिक का काम करेंगे जेड का। तो 1/2 कांस्टेंट है, रहने देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जेड को ऐसे ही रहने देंगे, इंटीग्रल निकालेंगे ई टू द पावर जेड का जेड के सापेक्ष, ठीक है, माइनस। इसके बाद क्या करते हैं, इंटीग्रल ऑफ, पहले डेरिवेटिव लेंगे जेड का, तो जेड का डेरिवेटिव किसके सापेक्ष, जेड के सापेक्ष। फिर इंटीग्रल लेंगे किसका, ई टू द पावर जेड का जेड के सापेक्ष, और फिर पूरे का इंटीग्रल जेड के सापेक्ष, ठीक है। ये चीज़ समझ रहे हैं आप। अब देखो 1/2 कांस्टेंट है, ये रहेगा ही, जेड का ऐसे ही रह जाएगा। ई टू द पावर जेड का डेरिवेटिव क्या होता है, ई टू द पावर जेड ही होगा, और माइनस जेड का डेरिवेटिव 1 जेड के सापेक्ष 1 होता है, ये तो 1 ही रहेगा। और ये क्या बच जाएगा, ई टू द पावर एट जेड का डेरिवेटिव ई टू द पावर जेड, और इसका इंटीग्रल किसके सापेक्ष, जेड के सापेक्ष। यहाँ तक भी समझ गए। अब देखो 1/2 और ब्रैकेट के अंदर में जेड ई टू द पावर जेड, और माइनस ये क्या बच गया, ई टू द पावर जेड ही बच गया, और प्लस सी, ठीक है। इस दोनों में से ई टू द पावर जेड कॉमन लिया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा 1/2। अगर ई टू द पावर जेड कॉमन लेते हैं तो बचता है क्या चीज़, जेड माइनस 1 और प्लस सी। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन इतना प्यारा सा कौन सा मैच कर रहा है, ई टू द पावर जेड माइनस 1। अच्छा ठीक है, ऑप्शन अभी नहीं मैच करेगा। जेड हमने माना था एक्स स्क्वायर को, तो जेड की जगह पर हम एक्स स्क्वायर रख देंगे, तो 1/2 और ई टू द पावर क्या हो जाएगा, जेड का वैल्यू एक्स स्क्वायर, और इनटू में जेड हमने किसको माना था, एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब ये ऑप्शन इसका मैच करेगा, ऑप्शन नंबर 1/2 एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। प्यारे भाई उम्मीद करते हैं क्वेश्चंस ऐसे समझ में आ रहे होंगे बिल्कुल प्यारे तरीके से। आज के वीडियो में पूरा एकदम कंप्लीट देखना है, 32 के 32 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हैं, सभी प्यारे तरीके से समझेंगे। इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में लैंग्वेज दिया होगा उसको लैंग्वेज को हिंदी करके भी समझाऊंगा। तो चलिए प्यारे भाई बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्यारा सा क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 5, एफ ऑफ एक्स बराबर ये दिया हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स का मान ज्ञात करना है। मतलब एफ ऑफ एक्स क्या है, तो इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर 2x प्लस 1। इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तो देखिएगा कैसे चेंज करते हैं। इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स ऊपर में है, रहने दो, ई टू द पावर एक्स है ना, डेरिवेटिव किसका है, तो ई टू द पावर एक्स का ही है, तो नीचे में भी हमको ई टू द पावर एक्स लाना होगा। तो नीचे में अगर ई टू द पावर एक्स हम लिखते हैं और वहाँ पे क्या था, ई टू द पावर 2x, यदि हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ई टू द पावर 2x हो ही जाएगा। और प्लस 1 है, प्लस 1 को भी हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इंटीग्रल किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब देखो यहाँ से हम करते हैं, मान लेते हैं ई टू द पावर x को z, तो उसका डेरिवेटिव ई टू द पावर x dx ऊपर में है, मान लेते हैं z बराबर, माना z बराबर क्या चीज़ है, ई टू द पावर x, तो dz क्या हो जाएंगे, ई टू द पावर x dx हो जाएगा। थोड़ा प्रोसेस से समझा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव, बाकी समझने के लिए आप खुद से भी शॉर्टकट में समझ सकते हैं।
डी जेड ई टू द पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो ये किस फॉर्म पे आ गया, इंटीग्रल ऑफ, नीचे में क्या है, ई टू द पावर एक्स को हमने जेड माना तो ये हो जाएगा जेड का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ई टू द पावर एक्स डी एक्स किसके बराबर, डी जेड के बराबर। ये क्या आया, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म पे आया। इसका इंटीग्रल क्या होता है, tan इनवर्स एक्स बाई ए, 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए होता है। ए का वैल्यू 1 है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ये हो जाएगा सीधा tan इनवर्स जेड और प्लस सी हो जाएगा। tan इनवर्स जेड का मान क्या है, ई टू द पावर एक्स, तो उसकी जगह पर हम रख देंगे tan इनवर्स ई टू द पावर एक्स और प्लस सी हो जाएगा। प्यारा सा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है देख लेता हूँ। तो प्यारा सा ऑप्शन प्यारे भाई अपने इस क्वेश्चन का tan इनवर्स ई टू द पावर एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन भी आपको साइड में शो हो रहा होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे भाइयों ये क्वेश्चन नंबर 6 भी है बहुत ही प्यारा सा, dx अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। इसका इंटीग्रल आप ज्ञात करना जानते हैं। एक्सरसाइजेज में बहुत सारे प्यारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया आपने। किस तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नीचे में हम √2 से गुना कर देंगे, √2 से भाग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना होगा, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना, इसमें हम क्या करते हैं √2 से गुना भी कर देते हैं और इस वाले टर्म में हम √2 से भाग भी कर देते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएंगे √2। देखेंगे तो √2 से √2 तो कैंसिल होना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इस √2 को कांस्टेंट को हम क्या कर लेते हैं बाहर, तो 1/√2 आ गया इंटीग्रल के बाहर। और इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन, देखिएगा इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, साइन एक्स और इंटू में 1/√2 लिख सकते हैं और प्लस कॉस एक्स और इंटू में 1/√2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आपको कुछ इस तरीके से चेंज करना है ताकि कोई फार्मूला पे सेट हो जाए। ठीक है, तो देखिएगा 1/√2 है और इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन साइन एक्स है यहाँ पे ना, साइन एक्स और 1/√2 को हम cos π/4 लिख सकते हैं। यहाँ पर चाहते तो हम sin π/4 भी लिख सकते थे, लेकिन फार्मूला पे लाने के लिए हमने cos π/4 लिखा। यहाँ है प्लस cos x और यहाँ 1/√2 है ना, इसको हम sin π/4 लिख देते हैं। ठीक है, sin π/4 और इंटीग्रल किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। देखिएगा x dx यहाँ पे है ही, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी वाले फॉर्म पे आ गया। क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का होता है ना। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 और इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा साइन x प्लस कितना π/4। ये चीज़ समझ गए। अब ये साइन ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा कॉसेक, तो कॉसेक ऊपर कर देते हैं 1/√2 और इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा कॉसेक और x प्लस π/4। ठीक है, इंटीग्रल x के सापेक्ष। और कॉसेक x का इंटीग्रल क्या होता है, चूंकि पहला वाला इंटीग्रल वाला फॉर्मूला जानते हैं आप, लेकिन उससे आपका आंसर इस ऑप्शन में से मैच नहीं करेगा। आपको इंटीग्रल ऐसा ज्ञात करना है जैसे कि आपका ऑप्शन मैच कर जाए। तो इसका जो इंटीग्रल का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे लगेगा log ऑफ mod ऑफ 10x/2, log ऑफ mod ऑफ 10 और जो भी x है उसका बट्टा 2 कर देंगे 10 और x/2 करना है। मतलब ये x कितना है, पूरा x प्लस π/4 है ना, x प्लस π/4 है और इसका क्या करना होगा बट्टा 2 करना पड़ेगा, तब होगा इसका इंटीग्रल। ठीक है, प्लस c। तो देखिएगा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। log ऑफ mod ऑफ 10, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो x/2 तो होगा ही एक बार और प्लस π/4 में भी 2 से भाग देना पड़ेगा, तो ये हो जाएंगे π/8 और मोड बंद प्लस c। इसका कौन सा ऑप्शन मैच किया प्यारे भाइयों देख लेता हूँ। इसका प्यारा सा आंसर है अपना छठा क्वेश्चन का log ऑफ mod ऑफ log ऑफ 10 ऑफ π/8 प्लस x/2, ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक है, इसमें क्या किया है, π/8 पहले लिखा हुआ है, x/2 बाद में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी करे चाहे b प्लस ए करे, बात बराबर ही है। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्यारे भैया बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन नंबर 7। cos रूट x का इंटीग्रल x के सापेक्ष और ऑप्शंस दिए हुए हैं बड़े ही प्यारे प्यारे, किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिएगा cos x का इंटीग्रल तो आप निकाल सकते हैं किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष तो निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर x होना चाहिए तभी तो। यहाँ पे क्या है रूट x है, मतलब x का पावर 1/2 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे z। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे z। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी था, अगर यहाँ पे सीधा x होता तो सीधे से इंटीग्रल इसका माइनस साइन x लिख देते हम, लेकिन यहाँ पे x का पावर 1/2 है, मतलब रूट अंडर x है। तो मान लेते हैं z बराबर क्या चीज़, रूट अंडर x। ठीक है, तो dz क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 रूट x dx, यही होगा ना। ठीक है, यही होगा। अगर हमको dx का वैल्यू चाहिए, dx का यदि हमको वैल्यू चाहिए तो ये क्या हो जाएगा 2 रूट x dz बराबर किसका हो जाएगा dx के। ठीक है,
डी एक्स के, चूँकि हमको यहाँ पर सिर्फ डी एक्स है, कॉस रूट एक्स के अलावा और कोई नहीं है इसीलिए। तो चलिए अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएंगे इंटीग्रल ऑफ कॉस रूट एक्स है ना, रूट एक्स को हमने माना है जेड, तो ये हो जाएगा क्या चीज़ कॉस जेड। और ये डी एक्स जो है किसके बराबर है, तो ये बराबर है 2√x dx के, ठीक है। लेकिन √x को तो हमने z माना है, तो यहाँ पर भी हम z पुट कर देंगे। दो कांस्टेंट है, दो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ इस √x को हम लिख देंगे z, तो z लिख दिया हमने, और इनटू में क्या हो गया cos z dz, dx नहीं होगा यहाँ पे dz होगा, ठीक है। dx का वैल्यू हमने पुट किया है क्या चीज़ 2√x dz, ठीक है। तो ये हो जाएगा किसके सापेक्ष z के सापेक्ष, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब देखो यहाँ पे एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। आइलेट वाले फॉर्मूला लगाएंगे, इस z को हम मानेंगे u और cos z को मानेंगे v, ठीक है। अब इसके हिसाब से आपको इंटीग्रल ज्ञात करना है, तो 2 हो जाएंगे और इसके अंदर में z ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएंगे cos z किसके सापेक्ष z के सापेक्ष माइनस इंटीग्रल ऑफ, पहले तो डेरिवेटिव निकालेंगे z का z के सापेक्ष, तो ये तो 1 ही होगा, और इंटीग्रल ऑफ क्या निकालेंगे cos z का z के सापेक्ष, और फिर होल पूरा का z के सापेक्ष, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से क्या होता है 2 इंटीग्रल इंटू z, और cos x का इंटीग्रल क्या होता है sin x, तो ये हो जाएंगे sin z, और माइनस cos z का इंटीग्रल क्या हुआ, ये हो गया sin z, और फिर पूरे का इंटीग्रल z के सापेक्ष ज्ञात करना है, तो ये हो गए u और v वाला, ये तो जानते ही आप सॉल्व करना, तो ये तो खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं आप। तो देखिएगा अब z sin z ऐसे ही रह जाएगा, तो क्या होगा ये से यहाँ से 2 और इनटू में ये हो गया z sin z, ठीक है। यहाँ माइनस में है sin z का इंटीग्रल क्या होगा माइनस cos z होता है ना, तो ये क्या हो जाएंगे चिन्ह पलट जाएगा, प्लस क्या हो जाएंगे cos z, ठीक है, और प्लस c हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ऑब्जेक्ट ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें प्लस c नहीं लिया गया है। z हमने किसको माना था √x को, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएंगे 2 इंटू √x और फिर क्या हो जाएगा sin √x और प्लस cos √x और क्या हो जाएंगे प्लस c। देखिए ऑप्शंस कौन सा मैच कर रहा है अपना प्यारा सा। क्वेश्चन नंबर है 7 और क्वेश्चन नंबर 7 में 2 इंटू √x sin √x प्लस cos, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्यारे भाई उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करना चाहते हैं नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन देखिएगा, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 1 + tan x, तो 1 अपॉन 1 + tan x का इंटीग्रल x के सापेक्ष, ऑप्शंस भी जो है प्यारे प्यारे दिए होंगे। इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करना है, आप इसको क्या उस फॉर्म में चेंज कर सकते हो जिससे कि आपको नीचे में फंक्शन और ऊपर में उसका डेरिवेटिव मिल जाए, नहीं कर सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन है चांस कि कर सकता हूँ। तो देखते हैं इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा dx अपॉन 1 प्लस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस के पद में चेंज करेंगे तो उसका डेरिवेटिव मिल जाएगा, तो ये हो जाएंगे sin x अपॉन cos x, यहाँ तक चेंज कर लिया हमने, ठीक है। इसको थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन इसका एलसीएम और भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x प्लस sin x और अपॉन में क्या हो जाएंगे cos x, नीचे वाले cos x को हम ऊपर भेज सकते हैं, ठीक है, ऊपर में भेज सकते हैं तो cos x हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएंगे नीचे में sin x प्लस cos x हम सीधा करके लिख लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रल किसके सापेक्ष x के सापेक्ष। इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करना आप जानते हैं, पिछले क्वेश्चन आपको याद आ रहे होंगे। इसमें क्या करते थे हम 2 से बाहर भाग करते थे और 2 से अंदर गुना करते थे, और फिर नीचे वाले के अनुसार टर्म पे उसको चेंज करते थे। देखिएगा किस तरीके से चेंज होता है, 1/2 इंटीग्रल ऑफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं एक बार sin x प्लस cos x, इस तरीके से हम लिख दिए, ठीक है। और फिर क्या लिख सकते हैं प्लस, यदि हम cos x माइनस sin x लिखते तो कोई दिक्कत है, देखिएगा cos x और cos x जोड़ करके 2 cos x हो जाएगा, sin x में से sin x घट के sin x खत्म हो जाएगा, ये चीज़ करना था। और अपन में ये क्या हो जाएगा sin x प्लस cos x, इंटीग्रल किसके सापेक्ष x के सापेक्ष। अब देखो ये प्लस के साथ जुड़ा हुआ, इस दोनों को सेपरेट अलग अलग किया जा सकता है, 1/2 कांस्टेंट है तो 1/2 रहने देते हैं और अंदर वाले को सभी को सेपरेट करते हैं। इंटीग्रल ऑफ ये बट्टा ये सेम हो जाएगा, इंटीग्रल x के सापेक्ष सीधे बचेगा, और प्लस ये क्या है इंटीग्रल ऑफ cos x माइनस sin x है, और अपॉन क्या है sin x प्लस cos x है। ये तो कटने वाला नहीं है, अलग अलग टर्म है ना, लेकिन अलग अलग टर्म है, लेकिन ध्यान दीजिएगा नीचे में कोई फंक्शन है, ऊपर में जस्ट उसका डेरिवेटिव है। देखिएगा sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा सीधे log ऑफ mod ऑफ नीचे वाला जो भी फंक्शन है f ऑफ x वो सीधे से उतार देना है। तो देखिएगा क्या चीज़ उतरता है, 1/2 कांस्टेंट है 1/2 रहेगा ही, और क्या हो जाएगा 1 का इंटीग्रल x के सापेक्ष क्या होता है x ही होता है, और प्लस
इसका इंटीग्रल हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ sin x प्लस cos x प्लस c। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इसका इंटीग्रल क्या हो गया, log ऑफ mod ऑफ sin x प्लस cos x। नीचे में फंक्शन है, इसको आप z मानेंगे तो भी ऊपर वाला dz आना ही है, तो एक स्टेप हमने गायब कर दिया। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे भाई बड़े ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हेलो माय डियर, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 9 और देखिए ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है e टू द पावर tan इनवर्स x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करना है, देखिए प्यारे भाई एक फॉर्मूला पढ़े थे कि अगर यहाँ पे f ऑफ x हो और उसके साथ में f उसका क्या हो, डेरिवेटिव हो, और यहाँ पे e टू द पावर x होना चाहिए। e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ x, ये वाला पढ़े हैं ना। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, e के पावर x होना चाहिए। तो इसके लिए हम इसको कोई टर्म मान लेते हैं। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे क्या चीज़, tan इनवर्स x को हम मान लेते हैं z। तो माना z बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव यदि निकाला जाए तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन क्या हो जाएंगे ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगा ना, और इंटू क्या हो जाएंगे इधर dx हो जाएगा। लेकिन देखिएगा ध्यान दीजिएगा ऊपर में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहीं पे है नहीं है, सिर्फ dx है। तो हम यहाँ से dx का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो ये माइनस में नीचे में जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ये चला जाएगा भाग में इधर, तो ये हो जाएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू में dz बराबर हो जाएगा किसके, dx के। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो जो भी था टर्म अपना इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, किसको, तो z हमने किसको माना, tan इनवर्स x को, तो tan इनवर्स x की जगह पर हम z पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा e टू द पावर z और ब्रैकेट के अंदर इसको थोड़ा सा यदि सॉल्व किया जाए, इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, LCM 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसके नीचे में एक है, एक से डिवाइड करेंगे इसमें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से कटेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से एक में गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस ऊपर में क्या हो जाएगा, ये वाला सिर्फ टर्म x रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो dx है इसको हमको z के रिस्पेक्ट में चेंज करना पड़ेगा ना। तो dx यहाँ पर किसके बराबर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dz के बराबर है ना। तो नीचे वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो गया कैंसिल। अब भाई देखो क्या बच रहा है यहाँ पर, जो भी है ना x एक्स 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 एक्स, देखिए यहाँ से z बराबर क्या है, tan इनवर्स x को हमने माना है। तो यहाँ से अगर हम x का वैल्यू सिर्फ ज्ञात करना चाहें तो ये z tan इनवर्स जो है इधर आके tan बन जाएगा। तो ये हो जाएंगे tan z बराबर किसके हो जाएगा, x के। यहाँ तक तो समझ गए ना। अब देखो क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर z और इंटू यहाँ से हम 1 रख लेते हैं, ठीक है 1, और प्लस स्क्वायर वाला टर्म रख लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर वाला टर्म, स्क्वायर यहाँ पे tan z हो गया इसका वैल्यू, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर z और प्लस में क्या हो जाएंगे tan z, और नीचे वाला ये दोनों तो कट गया है, और इंटीग्रल किसके सापेक्ष, z के सापेक्ष। तो देखते हैं अब इसको थोड़ा सा और चेंज करेंगे तो सही फॉर्म पे आ जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर z क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 होता है। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, मतलब सेक स्क्वायर z के बराबर और प्लस क्या हो जाएंगे tan z dz। अब देखो ये सही फॉर्म पे आ गया, e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स, ये हो गया एफ ऑफ एक्स और इसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, इसका इंटीग्रल डायरेक्ट से हो जाएगा e टू द पावर x मतलब z और एफ ऑफ एक्स जो भी है तो ये है tan z और प्लस c। लेकिन z हमने किसको माना था, tan इनवर्स x को, तो z की जगह पर हम tan इनवर्स x रख देंगे। ठीक है, z की जगह पर हम क्या रखेंगे, tan इनवर्स x। तो ये हो जाएगा क्या चीज़, e टू द पावर tan इनवर्स x और tan z किसके बराबर है, तो x के बराबर है, तो x से गुना हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। इसका प्यारा सा आंसर कौन सा मैच कर रहा है, इसका प्यारा सा ऑप्शन नंबर डी, इसका प्यारा सा ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों क्वेश्चन को समझने में कहीं पर भी डाउट नहीं हुआ होगा। हर एक स्टेप्स को हमने बहुत ही प्यारे तरीके से समझाया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्यारे भाइयों ये भी क्वेश्चन अपना बहुत ही प्यारा सा 10वां क्वेश्चन है, और देखिएगा इसको भी आप क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स वाले फॉर्म पे लाने का कोशिश करेंगे। देखिएगा क्यों, क्योंकि हमें पता है e टू द पावर x यहाँ पे है तो इसको हम रख लेंगे इस साइड, और इस x को हम इसके टर्म में चेंज करने का पहले कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं हर एक स्टेप्स को कैसे सॉल्व करते हैं।
तो देखिएगा इसमें क्या कर सकते हैं हम, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x है, इसको हम पहले लिख लेते हैं। और ये x है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, चूँकि हमको नीचे वाले के फॉर्म पे लाना है। 1 प्लस एक्स का क्या है, होल स्क्वायर है। नीचे में 1 प्लस एक्स का क्या है, होल स्क्वायर है। ये मिस हो गया क्वेश्चन को लिखने में। यहाँ पे क्या होगा, होल स्क्वायर। 1 प्लस एक्स के टर्म में इसको एक साथ लिखा जा सकता है कि नहीं, तो चलिए एक बार हम लिख लिए 1 प्लस एक्स, और इसमें से हम क्या करते हैं, 1 को माइनस कर देते हैं। इस तरीके से लिखा जा सकता है। 1 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ x। ठीक है, अब देखो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x और इनटू में 1 प्लस एक्स को एक बार लेते हैं साथ में, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस है तो माइनस के साथ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और पूरे का इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष। देखिएगा 1 प्लस एक्स से एगो 1 प्लस एक्स कट जाएगा, तो क्या बच रहा है, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और पूरे का इंटीग्रल x के सापेक्ष। अब देखो यहाँ पे अगर कोई फंक्शन हम देखते हैं कि f ऑफ x 1/1 प्लस एक्स है, तो ये इसका डेरिवेटिव है कि नहीं, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव है। तो यहाँ आप डायरेक्ट से लिख देंगे, यहाँ f ऑफ x क्या है, f ऑफ x बराबर है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और f डैश ऑफ x मतलब इसका डेरिवेटिव क्या है, तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये फंक्शन है, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो इसका मतलब इंटीग्रल क्या हो जाता है, e टू द पावर x f ऑफ x प्लस c, यही होता है ना। तो e टू द पावर x तो है ही, f ऑफ x क्या है, तो 1 अपॉन 1 डिवाइडेड 1 अपॉन 1 प्लस एक्स है, तो गुना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट से इस तरीके से लिख सकते हैं, e टू द पावर x बट्टा 1 प्लस एक्स और प्लस c। ठीक है, कौन सा ऑप्शन अपना मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए है, बहुत ही प्यारा सा आंसर अपना। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। शुरू के क्वेश्चन है थोड़े लॉन्ग टाइप पे हैं, बाकी आगे के क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन पे। तो देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, इफ़, और जो लिखा हुआ है ये इज मतलब इतना है, इसके बराबर है के डिवाइडेड बाई 5 इंटू कॉस 5x टू द पावर 7 के बराबर है, देन k इज इक्वल टू, मतलब इसके बाद जो है k का वैल्यू क्या होगा। k का वैल्यू यहाँ पे k अपॉन 5 है, इसमें k का वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है। तो किस तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इधर वाला मतलब सॉल्व किया हुआ है, इंटीग्रल के फॉर्म में नहीं है, इधर वाला है इंटीग्रल के फॉर्म में, इसको भी सॉल्व करके आप इस फॉर्म में लाएंगे, फिर दोनों का कंपेरिजन करके k के जगह पर क्या होगा वैल्यू ये बताना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिएगा यहाँ पे 5x का पावर 7 है, पावर 7 है, आपको पता है इंटीग्रल निकालेंगे तो पावर 6 होना ही है। तो क्या इसका इंटीग्रल यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं, हाँ कहीं ना कहीं अवेलेबल है। तो चलिए हम इसको मान लेते हैं z, तो मान लेते हैं, माना z बराबर क्या चीज़, 5x टू दी पावर 7। तो अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएंगे, और x का पावर एगो माइनस हो जाएगा, और इधर dx हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ अवेलेबल है क्या, सिर्फ x का पावर 6 और dx। तो x के पावर 6 और dx को रखेंगे इधर, और 35 को हम रख देंगे इधर भाग में, तो dz बाई 35 हो जाएगा, dz अपन 35 हो जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ से अब क्या होता है, जो भी वैल्यू है पुट करते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ साइन z हो जाएंगे, साइन z। ठीक है, और ये x का पावर 6 dx किसके बराबर है, dz अपॉन 35 के, dz अपॉन 35 रहने देते हैं ऐसे, बराबर k बट्टा 35 और 5 ही है ना, k अपॉन 5 इंटू कॉस 5x टू दी पावर 7 के बराबर है। ठीक है, बट्टा में जो 35 है ये इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, 1/35 कांस्टेंट है, और साइन जेड का डेरिवेटिव इंटीग्रल क्या होता है, साइन जेड का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस। तो ये हो जाएंगे कितना, माइनस कॉस जेड सीधे हो जाएगा, बराबर k अपॉन 5 कॉस 5x टू द पावर 7। ठीक है, यहाँ तक ये माइनस आ गया। तो देखिए कि ये 5 से 35 कट रहा है कि नहीं, तो इधर क्या आ गया, -1/7, और z का हमने किसको माना था, 5x टू द पावर 7 को, तो ये हो जाएगा cos 5x टू द पावर 7 बराबर, इधर है k cos 5x टू द पावर 7। ठीक है, देखिएगा cos 5x टू द पावर 7 इधर भी है, cos 5x टू द पावर 7 इधर भी है, बच गया k के जगह पर कांस्टेंट है यहाँ पे ना, तो यहाँ इधर k किसके बराबर है, तो इधर तुलना करेंगे तो ये k का वैल्यू क्या आया, -1/1/7। तो यहाँ से k का मान क्या हो जाएगा, -1/7। ठीक है, -1 डिवाइडेड बाई 7 इसका आंसर आया। कौन सा क्वेश्चन था ये, अपना क्वेश्चन नंबर था 11, और ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर इसका। ठीक है,
डी टिक कर लेना है। तो चलिए प्यारे भाई, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। कंपैरिजन करने वाला था, इधर का इंटीग्रल निकाल के आप इसको कंपेयर करके के का वैल्यू बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्यारे भाइयों देख सकते हैं आप ये 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट लगने वाला है। देखिए log x का इंटीग्रल आपको पता है क्या? इंटीग्रल ऑफ log x क्या होता है? इंटीग्रल ऑफ log x का x के सापेक्ष जो इंटीग्रल होता है ये हो जाता है x log x और माइनस x। ये चीज़ पता है कि नहीं? अगर ये चीज़ आपको पता है तो अगर इसका इंटीग्रल ये है तो आपको ये भी पता होगा कि इंटीग्रल जो है जस्ट रिवर्स है किसका? डिफरेंशिएशन का। अगर ये इसका इंटीग्रल है तो ये इसका डेरिवेटिव होगा, ये आपको पता है। log x का इंटीग्रल है x log x माइनस x, इसका मतलब ये जो x log x माइनस x है इसका डेरिवेटिव होगा क्या? log x। तो देखिएगा क्या इस टर्म पे आप इसमें से किसी को चेंज कर सकते हैं क्या? ये log x है अपना अलग टर्म, ये x जो है इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ log x और इनटू में x और इनटू में क्या चीज़ हो जाएगा? log ऑफ x माइनस 1 इंटीग्रल x के सापेक्ष। ये लाइन समझे, ये x जो है इसमें गुना कर दिया हमने, ठीक है। चूँकि यहाँ से हमको पता है कि log x का इंटीग्रल ये होता है तो इसका डेरिवेटिव ये होगा। अब देखो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? इंटीग्रल ऑफ log x है ना, और इनटू इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हो जाएंगे x log x और माइनस में x इंटीग्रल x के सापेक्ष। देखो ये चीज़ सेम आ गया कि नहीं? अगर ये फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव ये log x होगा, ये समझ गए यहाँ से। तो यहाँ से हम मान लेते हैं, माना z बराबर क्या चीज़ है? x log ऑफ x माइनस x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? log x और dx हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट से वैल्यू पुट करेंगे इसका, तो वैल्यू पुट करने के बाद क्या होता है? इंटीग्रल ऑफ, इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे? z, और ये log x dx किसके बराबर है? तो dz के बराबर है, और इसका इंटीग्रल सीधे हो जाएगा z स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। z का वैल्यू क्या हमने माना था? z हमने माना है x log ऑफ x माइनस 1 को, तो ये हो जाएगा x log ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। और कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? x log ऑफ x माइनस 1, माइनस 1 नहीं होगा, माइनस x होगा, ठीक है। यहाँ x था तो यहाँ x हो जाएगा, और इसमें से अगर आप इस दोनों में से x कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेकर के बाहर निकाल सकते हैं। इसको देखिए जस्ट ऑप्शन में जो किया है इस दोनों में से x कॉमन ले लिया है, तो x कॉमन ले लेंगे और फिर क्या करेंगे? यहाँ से बच जाएगा log ऑफ x और यहाँ से बच जाएगा 1, और इस पूरे का क्या करना होगा? होल स्क्वायर। क्योंकि x अगर कॉमन लेंगे तो होल स्क्वायर के अंदर में ही ना लेंगे, हाँ, और बट्टा क्या हो जाएंगे? 2 और प्लस c। अब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। प्यारे भाई उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ये सभी फार्मूला बेसिक फार्मूला है, आप लोगों को पता होगा ही। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया है तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं। तो चलिए प्यारे भाई बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन में कहता है कि इफ इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर माइनस 3 इंटू 5 टू द पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू k इंटू 5 का पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो हमें k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इज इक्वल टू देन k इज इक्वल टू, यही चीज़ पूछ रहा है, मतलब k का मान क्या है। अगर आप इस तरफ का लेफ्ट साइड वाले का इंटीग्रल ज्ञात करते हैं और इस 5 का पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये तो इसी तरीके से रहेगा, तो k की जगह पे क्या आता है? कांस्टेंट 100 बताना है आपको। ऑप्शन इसमें बड़े ही प्यारे प्यारे दिए हुए हैं। तो देखिएगा पहले यहाँ पे क्वेश्चन किस फॉर्म पे है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को z मान लेते हैं, तब हमको क्या होगा? इसका डेरिवेटिव यहाँ से कुछ ना कुछ तो मिलना ही है। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब है ना। तो यहाँ से हम मान लेते हैं, माना z बराबर क्या चीज़ है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो dz क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, ये ना होगा dx, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। पावर क्या करते हैं? ऊपर करके पावर 1 घटाते हैं, फिर नीचे में भी वो सेम चीज़ करते हैं। तो देखिएगा यहाँ से ऊपर में जो है x का पावर माइनस 3 है, यहाँ x का पावर 3 आ रहा है, तो इसको क्या चिन्ह को बदला जा सकता है कि नहीं? चिन्ह को बदला जा सकता है कि नहीं? नहीं बदला जा सकता। तो यहाँ से हम सिर्फ dx है तो dx का वैल्यू हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से dx बराबर क्या हो जाएगा? ये वाला टर्म इधर आने के बाद पलट जाएगा, एक्स क्यूब चला जाएगा ऊपर, मतलब माइनस एक्स क्यूब, और अपॉन 2 चला आएगा और ये dz आ जाएंगे। ये किस चीज़ का वैल्यू? सिर्फ dx का वैल्यू निकल गया। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे का देखते हैं कुछ। तो देखिएगा बहुत ही प्यारा सा है, इंटीग्रल ऑफ x का पावर माइनस 3 है, इसको कुछ नहीं करना है तो ऐसे ही रहने देंगे। इसको थोड़ा सा कुछ काम कर सकते हैं, नीचे ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएंगे? प्लस में हो जाएगा, x का पावर 3 हो जाएगा।
5 और इसको हम क्या माने हैं 1/x² को z माने हैं, तो इनटू में क्या हो जाएगा 5 टू द पावर z। dx किसके बराबर है, ये बराबर है -x³/2 और dz के। ठीक है, ये x³ से x³ तो कट गया ना, -1/2 बचा है, तो यहाँ से -1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर रख लेते हैं। 5 टू द पावर z है, dz है, ये किस फॉर्म पे है, कोई कांस्टेंट है, उसका पावर वेरिएबल है। इंटीग्रल ऑफ a टू द पावर x क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ a टू द पावर x dx क्या होता है, ये हो जाता है a टू द पावर x डिवाइडेड बाई log ऑफ a, जो भी कांस्टेंट है और प्लस c। ठीक है, log होता है कांस्टेंट वाले का, नीचे में जो भी कांस्टेंट है उसका। तो 5 टू द पावर z है, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2 और इंटू 5 टू द पावर z अपॉन log ऑफ 5। ठीक है, प्लस में c भी ले सकते हैं यहाँ से, समझ गए यहाँ तक। 1/2 है, -1/2 और क्या हो जाएंगे ये log ऑफ 5। ठीक है, और 5 टू द पावर z है, इसको आप अलग रख लो। 5 और z किसको हम माने थे 1/x² को, तो इसका पावर हो जाएगा 1/x²। कांस्टेंट इस वाले से तुलना करेंगे, इसका बराबर में कितना था k इंटू 5 टू द पावर 1/x², ये भी बराबर हो जाएगा किसके, तो k इंटू 5 का पावर 1/x²। ठीक है, तो ये है ही, k के जगह पर क्या है, तो k इज इक्वल टू क्या है -1/2 log ऑफ 5। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। k का वैल्यू पूछ रहा था, बस दोनों में कंपैरिजन करेंगे। इधर 5 का पावर x 1/x², इधर भी 5 का पावर 1/x²। k की जगह पर जो भी है वो इसका आंसर हो जाएगा। k इज इक्वल टू -1/2 log 5। ये किस ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर है डी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट आंसर। प्यारे भाई उम्मीद करते हैं बड़े ही प्यारे तरीके से समझोगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्यारे भाई देख सकते हैं बहुत ही हार्ड लग रहा है क्वेश्चन देखने में, लेकिन है बहुत ही इजी, चुटकियों में सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा। देखिएगा क्या करना है क्वेश्चन में, इसका इंटीग्रल आपको ज्ञात करना है। इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर y को रहने दो, ये y+2 है ना, यहाँ दोनों तरफ हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई वाला टर्म है ना, इसको इसमें भाग कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम ले चलते हैं, इसमें प्लस वाले टर्म के साथ ये अलग है और ये पूरा अलग है, तो एक बार 1/y+2 हो सकता है और फिर प्लस इस पूरे टर्म में अगर भाग देंगे तो y+2 और इंटू में क्या है log ऑफ y+2, तो इसको रहने दो और इसमें भी भाग दे देते हैं y+2 से, ब्रैकेट बंद और इंटीग्रल किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष। देखिएगा यहाँ से y+2 से y+2 कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर y इंटू 1/y+2 है और प्लस ये क्या बच गया log ऑफ y+2 बच गया। तो यहाँ से देख सकते हैं कोई फॉर्म पे आया जिससे कि आप एक लाइन में इसका इंटीग्रल ज्ञात कर सकते हैं। देखो यहाँ पे log ऑफ y+2 है और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/y+2 होता है कि नहीं। अगर e टू द पावर x यहाँ पे है और उसका कोई फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव अंदर में प्लस के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसका इंटीग्रल सीधे e टू द पावर x fx होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा e टू द पावर f y और fx क्या है, f ऑफ x क्या है log ऑफ y+2 और प्लस c हो जाएगा इसका इंटीग्रल का आंसर। प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारे तरीके से समझे होंगे। e टू द पावर y log ऑफ y+2 प्लस c, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए नंबर ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो प्यारे भाई चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ रही है, एकदम बहुत ही प्यारे तरीके से आपको समझ में आ रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने 10-15 दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, बहुत सारा मेहनत करना पड़ रहा है आप लोगों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्यारे भाई देखिए एक लाइन में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 15। क्या दिया हुआ इंटीग्रल ऑफ स्मॉल f ऑफ x का dx इंटीग्रल x के सापेक्ष जो है कैपिटल f ऑफ x के बराबर है। कैपिटल f ऑफ x के बराबर, ये कैपिटल f है, ठीक है, कैपिटल f ऑफ x के बराबर है, तो आपको फाइंड करना है। ऊपर में है क्या स्मॉल f ऑफ x है ना, ऊपर में है स्मॉल f ऑफ x, हाँ ऊपर में रहा स्मॉल f ऑफ x, ठीक है, और नीचे में है कैपिटल f ऑफ x, ये किसके बराबर है। तो देखिएगा f ऑफ x, ये इस स्मॉल f ऑफ x है, इसका इंटीग्रल है ये, मतलब ये कोई फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव ये होगा, मतलब ये कोई फंक्शन है बड़का वाला, छोटका वाला उसका डेरिवेटिव है। यहाँ ध्यान दीजिएगा बड़का वाला फंक्शन है, ऊपर में इसका डेरिवेटिव है, यही हुआ ना, बड़का वाला फंक्शन है, छोटका वाला डेरिवेटिव यही है। तो नीचे में अगर फंक्शन है, ऊपर में कोई डेरिवेटिव अगर है उसका, तो इसका इंटीग्रल क्या होता है सीधे log ऑफ मोड ऑफ, और जो भी फंक्शन नीचे में होता है वो, तो log ऑफ मोड ऑफ कैपिटल ऑफ x प्लस c, यही हो जाएगा सीधा, समझ गए होंगे। तो इसका सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन को चुटकियों में आपने कर दिया सॉल्व। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे भाई बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, log ऑफ x और बेस 10 है,
ठीक है। तो इंटीग्रल आपने ज्ञात करना किस लॉग का सीखा है, तो जिसका बेस ई होता है उसका लॉग हम लोग निकालते हैं। तो क्या हम इसको उस फॉर्म पे चेंज कर सकते हैं कि नहीं, तो जी बिल्कुल चेंज किया जा सकता है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ log x और इसका बेस ई कर देंगे और नीचे में log ऑफ 10 और इसका भी बेस ई कर देंगे इंटीग्रल x के सापेक्ष। इस तरीके का फॉर्म आप पढ़े हैं, लॉगरिथम का फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से अब ये log ऑफ 10 और बेस ई हो गया, ये क्या हुआ कांस्टेंट हुआ। इसको हम क्या करेंगे, आराम से इसको हम बाहर कर लेंगे, हिलाना डुलाना नहीं है। 1/log ऑफ 10 और बेस हो जाएंगे ई, कांस्टेंट है बाहर में। ये क्या हो गया, log ऑफ x टू द बेस ई, इसका इंटीग्रल x के सापेक्ष। फार्मूला तो डायरेक्ट से पढ़े ना, x log x माइनस x, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये हो गया 1/log ऑफ 10 बेस ई और इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x log ऑफ x और माइनस 1, यही होगा ना, -1 नहीं, x log x माइनस x, ये चीज़ होता है, ठीक है। तो देखिएगा बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। यहाँ से देखिएगा x और x दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से हम x कॉमन ले सकते हैं। और इसको अगर आप ऊपर भेजना चाहते हैं तो क्या होगा, बेस आर्गूमेंट बन जाएगा, आर्गूमेंट वाला बेस बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं, तो log ऑफ e हो जाएगा, बेस 10 हो जाएगा। इस दोनों में से x कॉमन लेने के बाद बचता है क्या चीज़, log ऑफ x और -1 बच रहा है। क्या 1 को log के फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, जी बिल्कुल। log ऑफ e का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो इसको हम log ऑफ e लिख सकते हैं। log ऑफ x माइनस log ऑफ y क्या होता है, log ऑफ x बट्टा y, इसको और चेंज किया जा सकता है। तो ये क्या हो गया, log ऑफ e और बेस कितना हो गया 10 और x इंटू log ऑफ x और x बट्टा क्या हो जाएंगे, e हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से यही है ऑप्शंस में दिए हुए, log ऑफ e और बेस 10 है, x log ऑफ x डिवाइडेड बाई e प्लस e, ठीक है। इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। लॉगरिथम का फॉर्मूला जो होता है, लॉगरिथम का जो भी रूल है आप लोगों को मालूम होना चाहिए, तभी आप लॉग वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे इस तरीके से, आसान तरीके से, ठीक है। तो प्यारे भाई चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और समझते हैं आगे के भी क्वेश्चंस को। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए था, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 और इसमें कहता है क्वेश्चन में कि ए प्रिमिटिव ऑफ mod x व्हेन x लेस देन 0 इज। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इंटीग्रल ऑफ mod x का निकालना है, जहाँ पे x का वैल्यू क्या है, 0 से छोटा है। तो mod से बाहर किसी भी नंबर को निकालने का क्या होता है प्रोसेस, जैसे mod ऑफ x है, इसका दो वैल्यू हो सकता है। mod ऑफ x का वैल्यू x होता है इफ़ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 और माइनस x होता है इफ़ x इज लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है x लेस देन 0 का है, मतलब इस mod ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, -x होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इंटीग्रल ऑफ -x का इंटीग्रल x के सापेक्ष निकालेंगे। -1 यहाँ पे कांस्टेंट है तो माइनस इंटीग्रल से बाहर ले सकते हैं हम, इंटीग्रल किसका, x का, x के सापेक्ष। और इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस है x का इंटीग्रल x² होगा प्लस c होगा। इसी को थोड़ा सा फॉर्म चेंज करके दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इस तरीके से हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपना बहुत ही प्यारा सा है, इंटीग्रल ऑफ cos रूट y अपॉन रूट y। इसका इंटीग्रल y के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको तो पता ही है कि अगर हम रूट y को z मानते हैं तो उसका डेरिवेटिव 1/2 रूट y होगा। तो इस तरीके से आप रूट y को z मान लेंगे यहाँ पे। तो माना z बराबर क्या हो जाएगा, रूट y, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो dz बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 रूट y और dy हो जाएगा। लेकिन यहाँ इधर जो है इस cos रूट y को छोड़ के सिर्फ 1/रूट y और dy बच रहा है। ये 2 जो है कांस्टेंट इधर आप ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2dz बराबर 1/रूट y dy, इस तरीके से हो जाएगा। तो अब क्या करना है, वैल्यू पुट कर दो ऊपर में, तो ये हो जाएगा cos z, चूँकि रूट अंडर y को हमने माना है z, और ये 1/रूट y और dy किसके बराबर है, 2dz के बराबर है। तो यहाँ पे 2dz ले सकते हैं, ये 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। तो 2 इंटीग्रल अब क्या हो जाएगा, cos z dz, cos z का इंटीग्रल क्या होता है, sin z, तो ये हो जाएगा 2 sin z प्लस c, ठीक है। अब z जिसको हमने माना था उसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 sin रूट अंडर y प्लस c, यही होगा अपना प्यारा सा आंसर। और ऑप्शन इसका है ऑप्शन प्यारा सा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्यारे भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन भी है बहुत ही प्यारा सा। देखिए इंटीग्रल ऑफ cos 2θ - 1 अपॉन cos 2θ + 1। देखिए इसमें क्या करना होगा, थोड़ा सा फॉर्म चेंज करेंगे, आप फॉर्मूला पे आ जाएगा। देखिएगा ऊपर वाले में से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेकर के बाहर में ले लेते हैं, अंदर में क्या बचेगा, 1 - cos 2θ
ठीक है। और नीचे वाला cos 2 थीटा प्लस 1 है, इसको 1 प्लस cos 2 थीटा लिख सकते हैं इस तरीके से, 1 प्लस 2 लिखें या फिर 2 प्लस 1 लिखें, ठीक है। अब देखो ये किसका फॉर्मूला होता है, tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसको हम tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, डी थीटा। अब क्या tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल ज्ञात किया रखना है, इसको फॉर्म पे चेंज करेंगे थोड़ा सा। देखिए 10th क्लास में जो फॉर्मूला आप पढ़े हैं, tan स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसका इंटीग्रल किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। अब सेपरेट करके अलग अलग हम ज्ञात कर सकते हैं, या फिर माइनस अब बाहर में कॉमन लो, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, tan थीटा, और माइनस थीटा 1 का इंटीग्रल थीटा के सापेक्ष थीटा हो जाएगा, और प्लस सी, ये माइनस जो हमने कॉमन लिया था इसको दोनों में हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस वाला थीटा में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस में, और tan थीटा में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस tan थीटा हो जाएंगे, और प्लस सी होगा। इसका अब सही ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, सही ऑप्शन है इसका थीटा माइनस tan थीटा प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारा भैया ये क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा था, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, e टू दी पावर x इंटू 1 प्लस tan x प्लस tan स्क्वायर x dx। इसको आप किस फॉर्म पे चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा यदि सोचा जाए तो e टू दी पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स में चेंज किया जा सकता है। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 1 और प्लस tan स्क्वायर एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है। तो इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर x हो गया, tan x को हम ऐसे ही उतार देते हैं, और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स को हम लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स, और इंटीग्रल x के सापेक्ष। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ tan x यदि f ऑफ x है तो tan x का डेरिवेटिव है सेक स्क्वायर एक्स, ये क्या है f डैश ऑफ x है। तो इस तरीके के जो इंटीग्रल का क्वेश्चन होता है, इसका इंटीग्रल क्या होता है, सीधे से e टू दी पावर x f ऑफ x और प्लस c, यही हो जाता है ना। तो देखिएगा e टू दी पावर x और f ऑफ x क्या है, तो tan x है, तो tan x और प्लस c हो जाएगा। बस यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर, और जो भी ऑप्शन है उसमें टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर, e टू दी पावर x tan x प्लस c, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्यारे भाई उम्मीद करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आप जानते होंगे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्यारे भैया नेक्स्ट क्वेश्चन भी है बहुत ही प्यारा सा, देखिएगा इसको थोड़ा सा फॉर्म क्या आपको चेंज करना होगा। देखिए 2dx है ना, इसको कांस्टेंट को आप क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो कांस्टेंट हमने बाहर निकाल लिया, बचेगा dx अपॉन रूट अंडर, इसको स्क्वायर स्क्वायर वाले पद में चेंज कर सकते हैं। तो 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर को हम 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या आया, dx अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्म पे। इसका इंटीग्रल क्या होता है, साइन इनवर्स x बाई a होता है ना। तो ये हो जाएंगे 2, और इसका इंटीग्रल हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई a। तो साइन इनवर्स x कितना है, तो 2x है, और a कितना है, 1 है, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर आप x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो x का गुणांक भी देखना होगा। तो यहाँ x का गुणांक 2 है, तो 2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, प्लस c कांस्टेंट। तो इसका इंटीग्रल क्या निकल के आया, साइन इनवर्स 2x प्लस c। यही हुआ अपना प्यारा सा करेक्ट आंसर, और जो भी इसका ऑप्शन है वो लिख देना है। तो इसका सही आंसर, सही ऑप्शन कौन सा है, साइन इनवर्स 2x प्लस c, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो गया। इसी तरीके से प्यारे भाइयों शॉर्टकट में आपको क्वेश्चन को करना है सॉल्व, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए प्यारे भाइयों इस तरीके के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, dx अपॉन रूट अंडर x और इंटू में x प्लस 9, इसका आपको इंटीग्रल ज्ञात करना है। अंदर वाला ये टर्म है, इसको तो आप समझ सकते हैं कि इसको स्क्वायर वाले पदों में हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये रूट एक्स को हम कैसे गायब करेंगे। तो चलिए हम मान लेते हैं z बराबर रूट एक्स, ठीक है, माना z बराबर रूट एक्स। और क्यों हमने z रूट एक्स को मानना है, तो देखिए इसको थोड़ा सा फॉर्म यदि चेंज करेंगे तो dx अपॉन रूट अंडर x इस तरीके से लिखा जा सकता है। और ये जो रूट x है ना, ये जो x है इसको हम रूट x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले फॉर्म पे तो आ गया, लेकिन ये रूट एक्स को भी तो गायब करना है। इसके लिए हम मान लेते हैं रूट एक्स को जेड, ठीक है। तो जेड बराबर हम मान लेते हैं रूट एक्स। यदि इसका डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे तो ये क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। तो इसका डेरिवेटिव डी जेड क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स डी एक्स होगा। लेकिन ऊपर में तो सिर्फ डी एक्स अवेलेबल है भाई, तो डी एक्स को हम इस साइड ले आते हैं, या फिर 1/रूट जेड भी है ना, तो 1/रूट एक्स को हम रहने देते हैं, सिर्फ 2 को हम इधर ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2dz बराबर 1/रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। तो चलिए अब वैल्यू पुट करना है। इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा, डी एक्स नहीं, डी एक्स को भी रहने दो। नीचे में ये रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर है ना, तो रूट एक्स को हमने क्या माना है, जेड। तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, या फिर इसी को 3 का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर लिख सकते हैं। 1/रूट जेड
रूट एक्स 1/√x और dx किसके बराबर है, तो ये 2dz के बराबर है, तो ये हो जाएगा 2dz। तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल किस चीज़ का हो गया, 1/3 का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, किसके सापेक्ष, जेड के सापेक्ष। ये हो गया 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्म पे। इसका इंटीग्रल होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ठीक है। तो ये हो गया, 2 तो कांस्टेंट है ही, और 1/a होता है मतलब 1/3 हो जाएगा, जो कि a के जगह पे 3 है, और tan इनवर्स x/a होगा, x की जगह पर z है और a की जगह पर 3 है, प्लस c, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल क्या निकल के आया, 2/3 tan इनवर्स, और z हमने जिसको भी माना था उसका वैल्यू पुट कर देते हैं, √x/3 और प्लस c हो जाएगा। यही अपना प्यारा सा करेक्ट आंसर। जो भी ऑप्शन होगा वो ऑप्शन को टिक कर देना है। 2/3 tan इनवर्स √x/3 प्लस c, इसका ऑप्शन नंबर सही है डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। प्यारे भाई, उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड लग सकता है यहाँ पे, आंशिक भिन्नों के द्वारा जो समाकलन होता है उसका मेथड लग सकता है। y-1 को आप क्या मानेंगे, a/y-3 और प्लस b/y-2, इस तरीके से मान करके आप a और b का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन एक शॉर्टकट मेथड भी है इसको सॉल्व करने का। देखिएगा, इसको आप लिखेंगे इस तरीके से, इंटीग्रल ऑफ, नीचे वाला दोनों फ्रैक्शन है ना, दोनों को गुणनखंड को अलग अलग करके लिख लेंगे, y-3 और एगो लिख देंगे y-2, और इसका इंटीग्रल y के सापेक्ष लिखेंगे। लेकिन a और b के जगह पे क्या आएगा, ये चीज़ आपको निकालना है। तो पहले वाला गुणनखंड को आप 0 के बराबर करेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, y-3 को अगर 0 के बराबर करते हैं तो y का मान आता है 3। उसी 3 को आप ऊपर वाला इस गुणनखंड में रखेंगे तो 3 में से 1 घटाने पर कितना आ जाएगा, 2, और इस जिसको 0 के बराबर किए उसको छोड़ करके नीचे वाले में रखेंगे 3 वैल्यू, तो 3 में से 2 घटेगा तो कितना होगा, 1, तो ये हो गया 1। इसी तरीके से दूसरे गुणनखंड को आप 0 के बराबर करेंगे तो ये y का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे y का मान आएगा 2, और इसी 2 के वैल्यू को ऊपर रखेंगे तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा, और इसी 2 के वैल्यू को इसमें नहीं रख करके इसमें रखना है, क्योंकि हमको इसका वैल्यू क्या, इसका 0 किए हैं हम, तो इसमें रखेंगे। जो गुणनखंड का आप 0 किए हैं उसको छोड़ करके ऊपर वाले में रखने पर जो मान आया सो ऊपर में लिखेंगे, नीचे वाले में रखने पर जो मान आया सो नीचे में लिखेंगे। तो ये 2 आया था y का वैल्यू, तो y का वैल्यू अगर 2 यहाँ रखेंगे तो ये क्या आएगा, -1। तो देखिएगा 1 डिवाइडेड बाई -1 है, तो इसको डायरेक्ट से -1 लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ये 2 डिवाइडेड बाई 1 है, इसको आप 2 लिख सकते हैं, 2/1 को, तो ये हो जाएगा 2। अब सेपरेट करके इसका इंटीग्रल ज्ञात करेंगे तो 2 इंटीग्रल ऑफ 1/y-3 हो जाएगा, y-3 इंटीग्रल y के सापेक्ष, माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/y-2 का इंटीग्रल y के सापेक्ष। देखिएगा इसका इंटीग्रल क्या हो जाता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x होता है, तो 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ y-3 होगा, और माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ y-2 होगा, प्लस c। लेकिन आप इसमें जो आप इस दोनों को एक साथ नहीं कर सकते हैं, लॉग ऑफ x बटे लॉग y नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका कांस्टेंट गुणनखंड जो है वो 2 है, मतलब कॉमन अंक जो है, गुणांक 2 है, यहाँ पर इसका गुणांक कुछ नहीं है। तो इसके लिए आप कर सकते हैं, इस 2 को, लॉग वाले 2 को इसके पावर में ले जा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ y-3 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ y-2 प्लस c, ठीक है। ऑप्शन मेरे ख्याल से यही है, ऑप्शन में यही मैच करेगा। अब यहाँ से आप चाहें तो इसको बट्टा में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो देखिएगा इसका सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है सॉल्व। उम्मीद करते हैं प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस रूप आपको चेंज करना है इसमें। देखिएगा रूट अंडर वाला है ना, तो रूट अंडर a² माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म पे आ सकता है, चाहे रूट अंडर a² प्लस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्म पे आ सकता है। देख लेते हैं किस फॉर्म पे आता है। तो अंदर वाले को आप होल, मतलब जो भी पूर्ण वर्ग होता है उसको बनाने का कोशिश करेंगे, तो dx अपॉन क्या हो जाएगा, रूट अंडर। और आपको तो पता ही है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहले एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होता है उसको प्लस करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रूट के अंदर में माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में और 2x हो जाएगा माइनस में, ठीक है। अब इसको हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन रूट अंडर, ठीक है। इंटीग्रल है तो इंटीग्रल दे देते हैं, माइनस है तो माइनस भी दे दिया हमने। अब इसके अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। इसको हम x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2ab भी लाना पड़ेगा। तो 2 और a की जगह पर x है और b की जगह पर हम क्या माने जिससे कि 2x आ जाए, तो 1 मानना पड़ेगा। क्योंकि 2x तो आ गया है, इसको बढ़ाते हैं थोड़ा और आगे। तो जो भी हमने b माना है तो प्लस में b का स्क्वायर भी लेना पड़ेगा, तो 1 का स्क्वायर ले लिया हमने, ठीक है। इसको हम मिडिल ब्रैकेट से इस तरीके से घेर देंगे।
चूँकि हम 1 का स्क्वायर अपने मर्जी से जोड़े हैं अपना मन से, तो 1 का स्क्वायर घटाना भी पड़ेगा, तो -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, घटा भी दिया हमने, ठीक है। इंटीग्रल किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। और देख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर में ये जो पूरा टर्म है x - 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको आप ऐसे जैसे होता है वैसे लिख लेंगे, dx अपॉन रूट अंडर माइनस हमने कॉमन लिया था, माइनस रहेगा, ये क्या हो गया x - 1 का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या है 1 का स्क्वायर, इस तरीके से लिखा जा सकता है। 1 है तो 1 का स्क्वायर है ही। अब ये माइनस से हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन रूट अंडर, ये 1 का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, ठीक है, और x - 1 का होल स्क्वायर जो है ये माइनस में चला जाएगा, x - 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये अगर रूट अंडर ए स्क्वायर 1 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्म पे, इसका इंटीग्रल होता है साइन इनवर्स x बाई ए। तो ये हो जाएंगे क्या चीज़, साइन इनवर्स x की जगह पर क्या है, तो x - 1 है, और a की जगह पर 1 है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस c। यही होगा अपना प्यारा सा आंसर इंटीग्रल इसका, और सही ऑप्शन अपना ऑप्शन नंबर ए ही है, तो ए ऑप्शन हो गया अपना करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा प्यारे भाई, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दो फंक्शन है, एक है अलजेब्रिक फंक्शन, एक है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इसको आइलेट वाले फॉर्म पे चेंज मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइलेट वाला तो आप जानते हैं, इसमें अलजेब्रिक पहले है या फिर लॉगरिथमिक पहले है। तो लॉगरिथमिक है पहले, अलजेब्रिक है बाद में। तो लॉगरिथमिक को हम मानेंगे u और अलजेब्रिक को मानेंगे क्या चीज़ v, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है, पहले u को छोड़ करके देखिएगा, इस तरीके से होता है u, और फिर इंटीग्रल निकालते हैं v का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, माइनस डेरिवेटिव निकालते हैं u का x के सापेक्ष, फिर इंटीग्रल निकालते हैं किसका, v का x के सापेक्ष, और फिर पूरे का इंटीग्रल फिर निकालते हैं x के सापेक्ष। तो ये होता है इंटीग्रल, ठीक है। तो बस यही फॉर्म पे आपको चेंज करना है। u हमने माना है log y को, तो log y ऐसे ही रहेगा, तो log y इंटीग्रल ऑफ v की जगह पर क्या है y क्यूब है, तो y क्यूब का इंटीग्रल किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, माइनस है तो माइनस देंगे, इंटीग्रल ऑफ u log y है, log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा, और इंटीग्रल ऑफ v मतलब y क्यूब का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेते हैं इसी तरीके से, y क्यूब का इंटीग्रल x के सापेक्ष, और फिर होल पूरे का इंटीग्रल किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, ठीक है। देखिएगा y क्यूब का इंटीग्रल x के सापेक्ष क्या होगा, y टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, यही होगा ना। तो y टू द पावर 4 और डिवाइडेड बाई 4 हो गया log y, और माइनस 1/y है, इंटीग्रल रहने देते हैं 1/y, और इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा y टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, और फिर क्या करना है, फिर से पूरे का इंटीग्रल निकालना है आपको x के सापेक्ष। तो यहाँ से ये कैंसिल होकर के y क्यूब बचेगा, ठीक है, y क्यूब बचेगा, तो y क्यूब रहने देते हैं। अब देखिएगा यहाँ से y टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 log y हो जाएगा, और इंटीग्रल ऑफ, यहाँ देखिएगा 4 है कांस्टेंट ना, माइनस 1/4 हम कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रल किसका बचेगा, सिर्फ y क्यूब का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ सब कुछ y के रिस्पेक्ट में है, तो सब कुछ y के रिस्पेक्ट में ही देंगे। तो यहाँ dy हो जाएगा, यहाँ भी dy होगा, ठीक है। चूँकि हमको इंटीग्रल y के सापेक्ष निकालना था, तो y के सापेक्ष ही होगा dy, और यहाँ भी dy हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, y टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, तो उसको भी जस्ट लिख लेते हैं, y टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 log ऑफ y, और माइनस 1/4 तो है ही, और इसका इंटीग्रल हो जाएगा y टू द पावर 4 और डिवाइडेड बाई 4 प्लस c, ठीक है। तो देखते हैं नीचे में क्या हो जाएगा, y टू द पावर 4 बट्टा 16 हो जाएगा ना, सीधे से आप बट्टा 16 भी लिख सकते हैं, तो बट्टे 16 हो गया। इसका अगर एलसीएम आप करेंगे तो 16 आ जाएगा कांस्टेंट बाहर में, इस तरीके से। अब क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 4y टू द पावर 4 log ऑफ y, और माइनस यहाँ से बचेगा सिर्फ y टू द पावर 4 और प्लस c। ये होगा अपना प्यारा सा आंसर। इसमें हमने क्या किया, बस इसका भिन्न का जोड़ करके 16 जो कांस्टेंट था उसको बाहर में ले लिया, बाकी सबको अंदर में ही रहने दिए हैं। तो इसका सही आंसर अपना कौन सा होगा, 1/16 4y टू द पावर 4 log y माइनस y टू द पावर 4, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन को इसी तरीके से आपको करना है सॉल्व। यहाँ पे हमने बस एक स्टेप गाइड किया है, भिन्न का जोड़ करके 1/16 को बाहर में लिया। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रल किसके बराबर है, तो e टू द पावर x साइन x के बराबर है। तो हमसे पूछा देन एफ ऑफ x इज इक्वल टू, मतलब इसमें जो एफ ऑफ x होगा ये किसके बराबर होगा। तो बस बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिएगा इसका इंटीग्रल तो आप डायरेक्ट से जानते हैं क्या होता है, e टू द पावर x एफ ऑफ x होता है, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा किसके, e टू द पावर x साइन x के।
हमसे वैल्यू किस चीज़ का पूछ रहा है, एफ ऑफ एक्स का। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या है, ई टू द पावर एक्स के गुना में है, तो ई टू द पावर एक्स के गुना में इधर क्या है, साइन एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स बराबर हो जाएंगे साइन एक्स के। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, सही आंसर अपना ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन जो है बहुत ही प्यारा से तरीके से सॉल्व हो चुका है। ए ऑप्शन जो होगा अपना करेक्ट आंसर होगा। प्यार भाई उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिएगा ये क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा, देखिएगा सभी एंगल जो है एक्स में दिया हुआ है और ये एंगल है 2x में। तो पहले आपको क्या करना है, सेम एंगल में लाना होगा। तो cos 2x को क्या हम x वाले एंगल में ला सकते हैं कि नहीं, तो आप जानते हैं एक फॉर्मूला cos 2a बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको a वाले एंगल में ला सकते हैं, क्योंकि cos 2a में इसमें जितना भी एंगल होगा इसके फॉर्मूला में वो एंगल उसका आधा होता है। तो इसको आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x और माइनस क्या कर सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और प्लस 2 sin x है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 2 sin x और डिवाइडेड बाय क्या है, cos स्क्वायर x। चूँकि इस क्वेश्चन के ऑप्शन को देख करके लगा कि कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। 3 टर्म में इसका इंटीग्रल दिया हुआ है, तो 3 टर्म में इसको ले आए हम। इसको बारी बारी से हम सभी से डिवाइड करके सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग। तो देखिएगा इसको अगर इसके साथ अलग करते हैं तो 2 कांस्टेंट बाहर में आएगा, इंटीग्रल किसके सापेक्ष बचेगा, cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x कट जाएगा, तो 1 का इंटीग्रल किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष सीधा रहने देते हैं। माइनस है तो माइनस हम रख लेते हैं, माइनस इंटीग्रल किसका 1 अपॉन cos स्क्वायर x का बचेगा, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x इंटीग्रल x के सापेक्ष, फिर प्लस है प्लस 2 कांस्टेंट है ना बाहर में रहने दीजिए, sin x और अपॉन में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हैं, cos x गुना cos x लिख सकते हैं ना, इंटीग्रल किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो देखिएगा 1 का इंटीग्रल x के सापेक्ष क्या होगा, x ही हो जाएगा, तो ये होंगे 2x और माइनस ये cos स्क्वायर x है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल sec स्क्वायर x हो जाएगा x के सापेक्ष और प्लस 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा, tan x होगा। ठीक है, और ये cos x ऊपर जाने के बाद sec x, इंटीग्रल किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो देखिएगा इसका इंटीग्रल tan x और इसका इंटीग्रल sec x, सीधा आपको वैल्यू पुट कर देना है। तो क्या होगा 2x माइनस इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x का, ये हो जाएंगे tan x और प्लस 2 है तो 2 रहने दो, इसका इंटीग्रल क्या होता है sec x प्लस c। कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 2x माइनस 10x प्लस 2 sec x। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए प्यारे भाई उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे, कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें तो जान ही नहीं है। क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको आप थोड़ा सा चेंज करेंगे तो इस फॉर्म पे लिख सकते हैं dx अपॉन 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और x स्क्वायर है तो इसको x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म पे आया, इसका इंटीग्रल होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो 1/a करेंगे तो a की जगह पर 1 ही है तो 1 लिखो नहीं लिखो कोई बराबर नहीं, इसका इंटीग्रल हो जाएगा tan इनवर्स x/a होता है ना, तो सीधे x प्लस c हो जाएगा। a की जगह पर 1 है, x के बट्टा में 1 भी दे देंगे तो भी ठीक, नहीं देंगे तो भी ठीक। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे भाई बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिएगा अगर एक्स क्यूब आप जेड मानते हैं तो उसका डेरिवेटिव कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर तो आएगा ही, तो बस यही करना है, जेड मान लेना है आपको एक्स क्यूब को। तो माना जेड बराबर क्या हो जाएंगे एक्स क्यूब, अगर इसका डेरिवेटिव निकालते हैं डी जेड तो ये इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर होगा। जो भी पावर रहता है गुना में पहले आता है, पावर एक कम करके लिख दिया जाता है और इधर हो जाएगा dx। लेकिन ऊपर में क्या है, सिर्फ एक्स स्क्वायर dx बचा हुआ है, तो इस 3 को हम क्या करेंगे, गुना में है तो इधर आ जाएगा भाग में। अब बस नॉर्मली आपको वैल्यू पुट कर देना है, साइन क्या हो जाएगा जेड, साइन जेड। ठीक है, और क्या होंगे एक्स स्क्वायर dx बच रहा है, ये किसके बराबर है, dz अपॉन 3 के बराबर है। 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा तो 1/3 इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा साइन जेड और dz। साइन जेड का इंटीग्रल एक्स के जेड के सापेक्ष क्या होगा, माइनस कॉस जेड हो जाएगा, तो 1/3 माइनस कॉस जेड और प्लस सी हो जाएगा। माइनस आप डायरेक्ट इसमें लिख सकते हैं, माइनस 1/3 कॉस और जेड अपने किसको माना था एक्स क्यूब को, तो कॉस एक्स क्यूब प्लस सी हो जाएगा। यही हो अपना प्यारा सा करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। -1/3 कॉस एक्स क्यूब, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिएगा प्यारा भाइयों 31 नंबर क्वेश्चन भी है, बहुत ही प्यारा सा। रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, क्या आप 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। रूट 1 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्म पे है। इसका इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है, तो इंटीग्रल डायरेक्ट से लिख देंगे साइन इनवर्स, और एक्स बाई ए है तो एक्स की जगह पर एक्स लिखाएगा और बट्टा में 1 लिखाएगा। बट्टा में 1 का कोई वैल्यू नहीं है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है, तो यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे भाइयों देखिए ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। अगर साइन एक्स जो है कोई फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो एफ एक्स यहाँ है और एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ है, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। सीधे से क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। यहाँ ये क्या है, साइन एक्स जो है एफ ऑफ एक्स है और कॉस एक्स क्या है, उसका डेरिवेटिव है, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स है। तो एफ एक्स की जगह पर साइन एक्स है, तो सीधे से इसका इंटीग्रल हो जाएगा ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। तो जो भी सही ऑप्शन है मैच कर लेंगे, तो जो भी ऑप्शन है अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे भाई बढ़ते हैं अपने ऑब्जेक्टिव के लास्ट क्वेश्चन पे। तो देखिएगा अपने केसी सिन्हा के क्लास 12th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और सबसे अंत में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेशन होता है वही कंप्लीट हुआ आज का। ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखिएगा सेक स्क्वायर एक्स को आप नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और इस कॉसेक स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। बस वही अदल बदल कर देना है दोनों जगह का। कॉसेक स्क्वायर को आप ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस से ये सेक स्क्वायर एक्स को नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। इंटीग्रल किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। साइन अपन कॉस क्या होता है, tan होता है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष। क्या tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल निकालना संभव है, तो दूसरे फॉर्मूले पे निकल भी सकता है, लेकिन अभी जो भी ऑप्शन अपना मैच कर रहा है इसको क्या करना है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में चेंज कर लेंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ से अगर आपको टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो ये 1 इधर आ जाएगा माइनस में, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में हो जाएगा। इसी तरीके से इसका इंटीग्रल किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। अब आपको पता है इसको सेपरेट करेंगे अलग अलग, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा, और इसका इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष x हो जाएगा प्लस सी। अंतिम क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी था। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, tan x माइनस एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। प्यारे भाइयों आज का क्वेश्चन था अपना ये क्वेश्चन लास्ट, और 33 क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव देखे हैं। एक भी क्वेश्चन अगर समझने में कहीं किसी तरह का डाउट हुआ होगा तो कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। अगर वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ तो जरूर वीडियो को लाइक करके कमेंट में कुछ अच्छा लिख देना। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आगे की चीज़ों को देखेंगे।